गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ टॉपिक रह गए उनको कंप्लीट करेंगे ताकि कल से हमारा नया चैप्टर शुरू हो सके। बच्चों अच्छे समझिए, अच्छा मौका है, अच्छे से तैयार कर लीजिए और नोट भी करते जाइए। साथ साथ कमेंट करके बताया भी करिए कि सर समझ में आया कि नहीं आया, हमें पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूर बताया करें कि समझ में आया कि नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनिषेक जनन, आपकी हेडिंग है अनिषेक जनन। लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। पता है ना कि लैंगिक जनन में जो है अगुणित यानी एन टाइप शुक्राणु और एन टाइप ही अंडाणु जब मिलते हैं तो टू एन टाइप क्या बनाते हैं, द्विगुणित यानी टू एन टाइप युग्मनज यानी जाइगोट यानी भ्रूण बनाते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कई जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाता है, यानी निषेचन नहीं होता फिर भी नई संतान बन जाती है, यानी उसमें वो मेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और उसमें जो है नई संतान बन जाती है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बिना निषेचन के नया जीव बन जाए तो उसे कहेंगे अनिषेक जनन। दो बातें याद रखनी है कि जब बिना निषेचन के फल बन जाए तो अनिषेक फलन, और जब बिना निषेचन के जंतु बन जाए तो उसे अनिषेक जनन कहेंगे। अनिषेक जनन की घटना को जो है किसने देखा था? तो चार्ल्स बोनेट। याद रखना है कौन? चार्ल्स बोनेट ने कब? 1745 में। किस में? एफिड्स में खोजा था, एफिड्स में खोजा था। अब उदाहरण देख लें तो मधुमक्खियों में अनिषेक जनन होता है। कैसे? जो आपकी मेल मधुमक्खियाँ होती हैं, जो ड्रोन जो आपके मेल मधुमक्खी बनती हैं वो बिना निषेचन के बनती हैं। ठीक है, ध्यान देना है, बिना निषेचन के, यानी उनमें शुक्राणु और गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। बिना निषेचन के अगुणित गुणसूत्र वाले होते हैं वो, तो मधुमक्खियाँ बनती। और भी कुछ हैं जैसे सरीसृप हैं, सरीसृप में कुछ छिपकलियाँ भी आती हैं, उनमें भी है यही जो है अनिषेक जनन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनिषेक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने खोजा है? चार्ल्स बोनेट ने। कब खोजा है? 1745 में। कब, कहाँ खोजा? एफिड्स में। ठीक है, और उदाहरण आपको याद रखना है मधुमक्खियाँ, छिपकलियाँ आदि। वैसे मोस्टली आपको ध्यान देना है कि छिपकली और मधुमक्खी दोनों दिया है तो फिर मधुमक्खी ही चूज़ करना है, नहीं है तो छिपकली वगैरह की भी कुछ प्रजातियाँ इसमें आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कायिक जनन का पादपों के लिए क्या महत्व है? यानी कि कायिक जनन तो बताया था ना कि पौधे के किसी भी पार्ट्स को काट करके, तना, जड़, कहीं से भी, पत्ती से कहीं से भी, आप पीछे पढ़ चुके हो ब्रायोफिल्लम की पत्ती से भी और बुलबिल वगैरह। तो आखिर ये जो कायिक जनन, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, यह बीज रहित पादपों में प्रवर्धन की एकमात्र विधि है। जिनमें बीज नहीं बनते उनको कैसे बोएंगे भाई आप? तो उनकी तो एक ही मात्र ये तरीका है कि कायिक जनन कराएं। जैसे गन्ने में है, केला में है। गन्ना ये पता है ना आपको, तना काट के लगाया जाता है। केला भी आपकी उसकी जड़ें लगाई जाती हैं। बीज रहित अंगूर, जो जिनमें बीज नहीं बनते अंगूर, वो वाले अंगूर, बीज रहित संतरा, ये सब कायिक जनन द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया ना, महत्व हो गया ना। कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली जब प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? देखो, आपने घर पे अगर आपने देखा हो तो आपके घर पे एक इंग्लिश गुलाब आता है, अंग्रेजी गुलाब आता है, जिसपे ऊपर कटिंग करके ऊपर दूसरा गुलाब बांध दिया जाता है। तो जंगली गुलाब में ऊपर आपका देसी अच्छा गुलाब बांध दिया जाता है जो बहुत बढ़िया खिलता है। तो जंगली प्रजातियों को भी हम कायिक जनन द्वारा सुधार सकते हैं। इस विधि से प्राप्त मात्र पादप के समान होते, यानी जो इस विधि से जो हमारे पास पौधे प्राप्त होंगे उनमें मात्र पादप के समान ही लक्षण होंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें एक बैर का पेड़ है, आप उसकी बीज को बोगे तो आपको पूरी बैर में चेंजिंग आ जाएंगे, लेकिन अगर बैर का डाल लगाओगे तो आपको वैसी ही बैर मिलेगी जैसे उसकी बैर थी। क्योंकि उसमें कोई भी दो गुणसूत्र भाई ना मेल का ज़रूरत पड़ी है, ओनली फीमेल से ही बन गए हैं। और तो जब मेल की ज़रूरत नहीं तो दूसरे कोई गुणसूत्र आए ही नहीं, उससे मिले ही नहीं, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उनमें विभिन्नताएं नहीं होती तथा एक ही पादप से अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। एक ही पादप से अनेक जातियां बनाई जा सकती हैं। किसके द्वारा? कायिक जनन द्वारा। आगे देखिएगा,
पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि होती है तथा विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। भाई ये तो बिल्कुल आपको पहले ही बता चुके हैं कि विशेष लक्षण जैसा पहला पादप था वैसा ही दूसरा पादप भी होगा। पादपों की संख्या कम समय में तीव्र वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि पादपों की संख्या अगर आपको बहुत जल्दी तैयार करना है तो आप क्या करते हो भाई, डाल वाल लगा देते हो ना उसमें तुरंत, तो आखिर तैयार होता चला जाता है। पादपों की संख्या में कम समय में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, यानी आप बोगे, बीज तैयार करोगे, फिर बीज से पूरा पेड़ तैयार होगा, पूरा पेड़ में फिर फल लगेंगे, ये सारी प्रोसीजिंग होगी, बहुत टाइम लगेगा। परंतु जो आपका जो है पादपों में कम समय में तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कायिक जनन करवाना पड़ेगा। बहुत से वृक्ष फल देने में कई वर्ष लगाते हैं भाई, बहुत समय बाद फल मिलता है उनमें, तो क्या करें, कायिक प्रवर्धन द्वारा उनमें एक ही वर्ष में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ये कैसे है भाई, देखिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, उनमें फल निकलते रहते हैं, दो दो एक साल में एक ख़त्म हुआ दूसरा निकल आया। तो ये क्या करते हैं कि कायिक जनन द्वारा गूंटी बांध दिया, उस पर कलम लगा दी उस पर। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कायिक जनन द्वारा हम अनेक बार एक साल में फसल को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक एक पॉइंट है, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं बेटा आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, उसी को फिर से बार बार देख लीजिएगा, मगर आप लोग अच्छे से समझिएगा, जो ना समझ में आया बता दीजिएगा। रिपीट करिए, ध्यान से समझिए, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूटे ना। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक फूल है, घर पे लगा हुआ है। अब देखिए जब फूल में निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद फल बनना है, लेकिन उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं निषेचन के बाद। जब निषेचन के पहले तो फूल बहुत अच्छा खिला रहता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडाशय से क्या बनता है, फल, और बीजांड से बीज। बीजांड में भ्रूणपोष तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ अध्यावरण सूख कर सख्त हो जाता है और बीज का कवच बनाता है। जो बीज को पोषण प्रदान करने वाला भ्रूणपोष होता है, वही सूख करके क्या बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है, सॉरी जो है उसका क्या बन जाता है, सख्त आवरण बन जाता है। जिससे अगर आप लोग अभी आम लेने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर जाली नहीं पड़ी होती है, वो जो ऊपर का आवरण होता है उसी से वो बीज अभी क्या ले रहा है, पोषण ले रहा है। लेकिन जब वही बीज परिपक्व हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई अब इसमें तैयार हो गया, तो क्या हो जाएगी, उसमें जाली पड़ जाएगी, यानी वही सूखा हुआ जो आवरण था आपका, भ्रूणपोष था, वही क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बीजांड का यानी न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। जो केंद्रक होता है, बीजांड काय होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे अगर आप लोग देखें तो एक जगह होती है, बीज आप लोग निकालेंगे तो बीज जुड़े रहते हैं, दोनों बीज, उसके बीच में एक अंकुर निकला रहता है, वो अंकुर नहीं होता, वो तो दोनों को जुड़े रहता है, उसे हम लोग बीजांड काय न्यूक्लियस कहते हैं। तो बीजांड काय कुछ में रहता है और कुछ में नहीं रहता है, जिसे पेरीभ्रूणपोष यानी पेरीस्पोरम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई आपका मशरूम है, सॉरी मशरूम कह रहे हैं, मसूर की दाल है, या कोई अनदर आपके जो है राजमा है, राजमा में देखा होगा कि एक डॉटेड सी लाइन बनी होती है, वो क्या होता है आपका, पेरिस्पर्म यानी न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है, या तो पेरिस्पर्म के रूप में बचा रहता है। बाह्य दल पता है ना, बाह्य दल फूल में होता है सबसे बाहरी वाली, बाह्य दल का क्या होता है, ये मुरझा कर गिर जाते हैं, परंतु कई बादों में चीर लगने यानी लगे भी रह जाते हैं। जैसे टमाटर में देखो ना, हरी वाली पार्ट लगा रह जाता है बाहर, और बैगन में भी बाहर लगा रहता है। अधिकतर जब फल बनता है तो झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ में लगा भी रह जाता है। दल, और दल बताया ना, बादल के बाद दल, फिर पुंकेसर, फिर जो है स्त्री केसर यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र, सब मुरझा कर गिर जाते हैं। बचता क्या है, अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका की सहायता करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वहीं पर होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। जब आपने फिगर बनाया था तो आपको प्रतिमुख कोशिकाएं बनवाई गई थी। तो अंड कोशिका नष्ट हो गई, सॉरी अंड कोशिका भ्रूण बना लेती है,
सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई, प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो गई। द्वितीयक केंद्रक में भ्रूणपोष बनता है। दो आपको पता पढ़ाया था द्विनिषेचन में गुण आवृत बीजियों में। जो दूसरा द्वितीयक केंद्रक था उससे क्या बनता है, भ्रूणपोष, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण प्रदान करता है। द्वितीयक केंद्रक क्या बनाता है, भ्रूणपोष। प्राथमिक केंद्रक अंड कोशिका। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। इस चैप्टर की आपकी लास्ट हेडिंग, लास्ट क्वेश्चन है। बेटा थोड़ा तेज चल रहे हैं, खांसी थोड़ी आ रही है, आप लोग टेंशन नहीं लें, है ना। खांसी बस आ रही, बुखार वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात भी सत्य है कि भाई कोरोना के आजकल लक्षण पता नहीं लगते हैं, और कोरोना होता है लेकिन हम जब बाहर निकले ही नहीं हैं, अभी कोई भी लक्षण ऐसे नहीं है, हम समझ सकते हैं। सूखी खांसी आती है और हमें गीली खांसी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लें। चलिए, मगर किसी को अगर ऐसी कोई घटना है, बाहर नहीं निकलिए क्योंकि लक्षण नहीं समझ में आते हैं। क्या एक जनक के द्वारा निर्मित सभी युग्मकों का आनुवांशिक संगठन समान होता है? सभी युग्मकों के जनक जीनोम के समान डीएनए प्रतिलिपियां होती हैं। युग्मक जनन के आधार पर परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए एवं उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिए, युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। तो हम कह सकते हैं कि क्या एक जनक के द्वारा निर्मित सभी युग्मकों का आनुवांशिक संगठन समान होता, यानी एक जीव में अनेक युग्मक बनते हैं ना, अनेक शुक्राणु बने, क्या सारे शुक्राणु एक जैसे होंगे? तो हम कह देंगे नहीं। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। सभी युग्मकों के जीनोम डीएनए समान होंगे क्या? नहीं। एक ही मनुष्य के कई शुक्राणु और सबके डीएनए अलग अलग, है ना। अजीब सी बात। डीएनए में मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग, थोड़ा सा अलग जरूर रहेगा। युग्मक जनन के आधार पर परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे, नहीं। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे बनते हैं? अर्धसूत्री। इस विभाजन में उपस्थित दो प्रमुख घटनाओं के कारण प्रत्येक युग्मक का आनुवांशिक संगठन भिन्न भिन्न हो जाता है, जो विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है। ध्यान देना कि आपके अर्धसूत्री विभाजन कारण क्या हो जाता है, जीन विनिमय, यानी जो जीन का बंटवारा होता है। डीएनए से भी छोटी चीज़ है जीन। जीन का जो बंटवारा होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर, जिसे क्रॉस कराना भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों में आदान प्रदान होता है, यानी आपस में ही क्या करते हैं, जीन का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जीन विनिमय कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन विनिमय। जीन विनिमय के कारण नए संयोग उत्पन्न होते हैं। भाई किसी का कोई कोड, किसी का कोई कोड, आपस में ही वो लोग कोड तैयार करते हैं। और इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि जो प्रत्येक शुक्राणु, प्रत्येक युग्मक होगा वो समान नहीं होगा। इस क्रिया के फलस्वरूप युग्मकों के मिलने वाली सभी गुणसूत्रों में जीन संलग्नता यानी लिंकेज भिन्न या बदली हुई होती हैं। यही गुण संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। अगर हम सिंपल से समझाएं तो एक दो भाई होते हैं, एक 3 साल का है, दूसरा 6 साल का है, समथिंग। दोनों में अंतर रहते हैं ना भाई, दोनों मम्मी के अंडाणु से बने हैं, पापा के शुक्राणु से बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर आ जाता है। जैसे कि उनमें फेस में अंतर, तमाम अंतर आ जाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई जुड़वा भी हैं, लेकिन जुड़वा का मतलब ऐसे जुड़वा जो माँ के एक अंडाणु से बने हैं लेकिन पापा के 2 शुक्राणु से बने, तब भी उनमें अंतर रहता है। सेम तभी वो होंगे जब वो एक ही शुक्राणु से बने हों और एक ही अंडाणु से बने हों। याद रखना, ये आपके पेपर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जंतु, ऐसे मनुष्य को फिर बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स जल्दी से नहीं होते कि जब शुक्राणु भी एक हो, अंडाणु भी एक हो और उनमें से जो है 2 बच्चे बने, तो उनके फिर फिंगरप्रिंट यानी हाथ की लकीरें भी एक जैसी होंगी, आँख का कलर, आँख की जो है जीभ का जो यानी उनकी फिंगरप्रिंट्स भी एक होगा, डीएनए भी एक होगा, बिल्कुल सेम होगा फिर उनका दोनों का। उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। याद रखना, 2 शुक्राणुओं में भी डीएनए जीन बिल्कुल समान नहीं होते। आगे देखिए, समजात जीन्स व गुणसूत्रों में स्वतंत्र अपव्यूहन या अनियंत्रित बंटवारा। अभी वही बात फिर से है कि जैसे आपने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा था क्लास 10th में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता पृथक्करण और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें द्विसंकर संकरण का नियम भी कहते थे, जिसमें आप लोगों ने RR YY लिया था, स्मॉल r स्मॉल y लिया था, शुद्ध सफ़ेद नस्ली, शुद्ध लाल और लंबे ऐसे करके थे। तो क्या होता था, आपस में इधर उधर मिल के, क्योंकि 4 गुणसूत्र बनेंगे और चारों आपस में ऐसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, नई प्रकार की तैयार होंगे। समजात गुणसूत्रों में स्थित
जीन समान या असमान एलील्स के रूप में हो सकते हैं, यानी युग्म विकल्पी के रूप में हो सकते हैं। एलील्स बोलते हैं युग्म विकल्पी को जिनमें उनके युग्म के विकल्प हों। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा समजात गुणसूत्र विभिन्न युग्मकों में पहुंचते हैं, यानी इधर उधर क्या होते रहते हैं, बंटवारा होता रहता है। कोई इसका ले लिया उसने, उसका जीन उसने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, उनमें बंटवारा हो जाएगा। गुणसूत्र का यह विभाजन अनियंत्रित होता है तथा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन तथा पृथक्करण के नियम का पालन करता है। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि द्विसंकर जो आपका कहाँ पाया जाता है, या कहीं कई प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका पालन और होता है। तो याद रखना है, समजात जीन्स के बंटवारे में शुक्राणुओं के या अंडाणुओं के या जो है आपके युग्मक जनन के समय भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है। तो बच्चों, ये थी अभी तक की क्लास। पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है इस दिन आज से। और ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। बेटा बताया जरूर करिए कि सर समझ में आया या नहीं आया, हमें भी पता चले कि बेटा आप देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।